हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं टॉक्स बिटवीन टॉक हो रही है और ये है रिलेटेड टू इंडिया यूएसए के जो टैरिफ्स लगाए गए हैं और चाइना के बारे में। और वो पूरी डिटेल में जो बातचीत हो रही है उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या आंसर्स हैं उसको हम सुनेंगे। और उसके बाद एनालिसिस करेंगे हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे यूट्यूब में, जो अपने आप को बोलते हैं हम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और आप लोग भी उनको मानते हो कि वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। तो पर वीडियो ये शुरू करने से पहले मैं हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस होते हैं उसमें वो क्या बोलते हैं पहले वो दिखाती हूँ कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इंडिया के जो हैं वो क्या किस तरह से वीडियोस बनाते हैं। वो कहते हैं कि भैया ट्रम्प ने दिखा दिया, शोज यूरोप हु इज़ द बॉस। अब उन्होंने भैया यूरोप को दिखा दिया हु इज़ द बॉस। और उसको वो न्यूज़ क्या है अभी हमने किया है प्रेसिडेंट मैक्रो का इंटरव्यू, जो अभी आफ्टर सब जो मीटिंग्स हुई हैं सब लीडर्स की, जेलेंस्की की ट्रम्प के साथ, उसके बाद का शायद वो इंटरव्यू है। और उसको आप देखना कि कैसे कोई समझदार बंदा उसको एनालिसिस करेगा और उससे क्या टेक लेगा। तो उससे भैया कितना क्या दिखा कि भैया ट्रम्प ने कैसे दिखाया कि हु इज़ द बॉस, वो आपको कहाँ से मिला और उससे कैसे वो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ परेशान है कि भैया ट्रम्प बॉस बन गया है। अच्छा, और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक न्यूज़ आई कि भाई यूएसए में जब मीडिया क्वेश्चंस पूछ रही थी तो वहाँ से यूएसए की कोई स्पोक्स वुमन थी, उसके मुंह से निकल गया टैरिफ्स की जगह सैंक्शंस। उसका वो बस वो बन गई भैया मेजर न्यूज़ ऑफ जियो पॉलिटिक्स। उनके पास और कोई न्यूज़ नहीं आ रही, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। इसकी ये क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की इंटरव्यू आई जिसमें इतना कुछ स्टडी करने को, एनालिसिस करने के लिए मटेरियल था। उससे आप स्टडी करके बता सकते हो अपने देश के लोगों को, अपने देश के यूथ को कि कैसे एनालिसिस करते हैं लीडर्स के इंटरव्यूज़। और उससे आपको क्या चल रहा है कि फ्यूचर में फ्रांस का क्या स्टैंड होगा टूवर्ड्स रशिया, या क्या स्टैंड हो सकता है टूवर्ड्स इंडिया, पीस टॉक से रिलेटेड क्या स्टैंड है। वो सब तो वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, वो तो भैया छोटी सी बात है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात थोड़ी कोई है। जैसे हम इतने रफेल्स लेते हैं, इंडिया इतने रफेल्स खरीदता है, वहाँ का प्रेसिडेंट बात कर रहा है पुतिन से रिलेटेड, पीस टॉक से रिलेटेड, ट्रम्प से रिलेटेड, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर बात सबसे बड़ी क्या थी कि भाई वो यूएसए की मीडिया के सामने जो स्पोक्स पर्सन थी उसने बोला कि इंडिया पे सैंक्शंस लगेंगे। वो भैया, और उसका टाइटल पढ़ के ही लगा कि है सैंक्शंस कोई नहीं लग गए हैं। वो बंदी जो है वहाँ पे स्टेटमेंट देने नहीं आ रही थी, किसी ने एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न का आंसर दे रही थी। श्योर, उसने बोल दिया सैंक्शंस, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि शी वाज नॉट ट्राइंग टू गिव अ स्टेटमेंट। समबडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, शी वाज ओनली आंसरिंग इट। फर्क है उसमें। और क्योंकि आप ऐसे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को पढ़ते हो तो आपको वो लॉजिक भी समझ नहीं आता कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बनाने की जगह किस पे फोकस होना चाहिए, न्यूज़ होनी क्या चाहिए। ये सिस्टम इंडिया में नहीं है, आना चाहिए कि आप किसी भी लीडर से या किसी बंदे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकें। चलो, अब और भी हम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस बनते हैं उनको सुनते हैं। ये हुई है मोदी शी जिनपिंग की डील, पुतिन भारत के साथ, ट्रम्प पड़ा अकेला। ये हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। उसके बाद क्या है, ट्रम्प फंस गया पुतिन के जाल में, जेलेंस्की को दिया धोखा, बेचा यूक्रेन। ये हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। इशारा काफी है कि कौन है ये एक्सपर्ट्स। नहीं बचा पाया जेलेंस्की को, ट्रम्प ने क्या करा, घेराव दिया, धोखा दिया, पुतिन के साथ चला। ये हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। ओके, इनके टाइटल्स आपने देख लिए। अब हम यूएसए में जो टॉक्स हो रही हैं और उस वहाँ पे जो अगर कोई एक्सपर्ट आता है तो वो किस तरह से बात करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस, हम उसको कंपेयर करेंगे
कि दिस वर्सेस, अगर कोई सच्चा, कोई थोड़ा नॉलेजेबल बंदा हो या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या ना भी हो, कॉमन सेंस वाला बंदा ही हो, एजुकेटेड बंदा हो, तो जब वो बात करेगा इन टॉपिक्स पे तो वो किस तरह से बात करता है, जो हम बता बता के जो है थक गए हैं अपने लोगों को। तो शुरू करते हैं वीडियो। To Secretary Besson's point, India has now overtaken China as the biggest buyer of Russian crude. It used to be the other way around. So I think there is something there. But I mean, for China, Besson's argument is, look, it's different because they were already big buyers of heavily discounted Russian oil even before the conflict, which is also true. So I guess I'm getting to the question, is it out of the realm of possibility that the Trump administration could turn around and finally, after having literally no choice, have to put secondary sanctions on China as well? एक सेकेंड, तो अभी जो उन्होंने दिखाया है, ग्राफ दिखा रहे थे, उस ग्राफ के हिसाब से इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है उसने इवन चाइना को बीट कर दिया है, पीछे कर दिया है रशिया से तेल खरीदने के मामले में। क्या हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बताई ये बात? इंडिया अब लार्जेस्ट परचेजर है, चाइना नहीं है। इंडिया ने सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है ऑयल। अब समझ में आ रहा है कि भैया क्यों टैरिफ सबसे पहले इंडिया पे लगे हैं। ये एक रीजन हो सकता है, हम बोल रहे हो सकता है, हम नहीं कह रहे हो है। तो कोई समझदार बंदा इस तरह से बात करेगा। और उन्होंने दूसरी बात ये की कि चाइना जो था यूक्रेन और रशिया की वॉर से पहले जो है तेल ले रहा था और उतना ही ले रहा है, वर्सेस इंडिया वॉर से पहले बहुत कम तेल लेता था और वॉर के बाद उसने मैसिव तेल लेने शुरू कर दिया। तो ये भी एक बात उन्होंने बोली है। Yeah, I mean, that certainly is a possibility. It seems that the administration is being much more cautious with China than it is with India. I mean, my view is that the president might be upset with the Indian government for how how he's been treated by it. For example, not letting him take credit for playing a role in a ceasefire that ended the India-Pakistan conflict. So I think it may be a bit personal for him, and that might be why he wants to. वो कह रहे it may be, वो ये नहीं कर रहा है, वो हर एंगल को बात कर रहा है। वो ये खाली प्रो यूएसए नहीं बोल रहा, वो प्रो इंडिया भी, वो इंडिया का एंगल भी बता रहा है, वो यूएसए का एंगल भी बताएगा, तो एवरीथिंग बताएगा। उसने कहा कि हो सकता है कि ट्रम्प जो है, क्योंकि सीज फायर के बारे में जो वो कर रहे हैं और इंडिया उसको मान नहीं रहा कि हाँ उसका हाथ था, तो उसने थोड़ा पर्सनली ले लिया, हो सकता है, उसने ये कहा है। Go after India in particular. And also, I mean, President Trump, I think, is reflecting the fact that he respects the Chinese economy for what it is, something that is such a powerful player on the global stage. And ये बात वो यही समझा रहे थे कि क्यों ऐसे हो रहा है, पर हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, चाइना को तो कुछ नहीं कर रहा, इंडिया को क्यों करी जा रहा है, इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया, अरे भैया ये भी तो बताओ अपने लोगों को क्यों हो रहा है। तुम तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो, वो एंगल क्यों नहीं बता रहे? वो बता रहे हैं ये, और वो जब वो ये बताते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता। वो क्या बोलते हैं, ओ तो चाइना से डर गया। अरे भैया बात डरने की नहीं है, बात है कि भैया कौन ज्यादा पावरफुल है, उसके चाइना जो है काफी पावरफुल है और उससे आपको डरना चाहिए। और अगर आप नहीं डरे तो आपकी गलती है, पूरा वर्ल्ड डरा हुआ है, क्योंकि चाइना बहुत ट्रेड करता है और काफ़ी यूएसए के इक्वल आ रहा है नॉमिनल जीडीपी में। अभी पीछे है मगर फिर भी इतना सारा माल बेचता है वो यूएसए में। अगर उस पर आपने टैरिफ लगाया तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, चीज़ें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मुद्दा है, ये बार बार बोला जा रहा है, बार बार इन्होंने समझाया, अमेरिका को क्यों नहीं समझ आता? अगर यहाँ प्राइसेस बढ़ गई तो आपने अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाया? इसीलिए इट विल नेवर हैपन। तो समझ, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेइंग कि मैं चाइना पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि डजंट मेक सेंस, मेरे लोगों का भला नहीं होता उसमें। तो वो अपनी कंट्री का देख रहा है, राइट? अपनी कंट्री का वही हम बोल बोल के थक गए, समझाने की कोशिश करें क्यों हो रहा है, पर क्या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इंडिया में बैठे हुए समझाने की रीजन दे रहे हैं? नहीं, पर वो शोर जरूर मचाई जाएंगे, पता नहीं कौन से एंगल में डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक बंदा आपकी तरफ आ जाता है जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू यू, तो आपको प्रॉब्लम तो आती है। अगर चाइना इतना स्ट्रांग हो चुका है, वर्ल्ड की उसकी नेवी भी नंबर 1 इन द वर्ल्ड है, तो आपको नज़र आ रहा है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। सो येस, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस विद दैट कंट्री।
उन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स जो इंडिया में बैठे हैं ना, वो सिर्फ भड़काने के लिए बैठे हैं, Right. वो नॉलेज देने के लिए नहीं बैठे। अरे क्यों कर रहा है वो तो बता दो लोगों को, तुम तो एक्सपर्ट हो, क्या तुम इतनी सी चीज को एनालिसिस कर नहीं सके, क्या उसको डिसाइफर नहीं कर पाए? हमने कर दिया बैठ के। जो जितना मैं जियोपॉलिटिक्स को नहीं फॉलो करती इतना, मैं अपने कॉमन सेंस से बता देती हूँ वो बात। क्या तुम लोग अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हो, तुमसे नहीं समझ में आ रही है बात कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? I think at one point, not too long ago, Peter Navarro, a top advisor to President Trump, when asked about why China is not getting this type of treatment that India is, he essentially suggested that the U.S. would not want to do anything that could hurt its economic interests. But same thing. US is not going to do anything that hurts its economic interest. Exactly. हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इंडिया में बैठे हुए यही नहीं समझ आ रहा उन्हें। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है आप अपने खुद का माल महंगा कर दोगे लोगों के लिए, सो हाउ इन्फ्लेशन यहाँ पे हो जाएगा। व्हाई विल एनीबॉडी डू दिस? गोल क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट? वो तो फिर होगा नहीं, तो ऑब्वियसली चाइना पे कुछ नहीं होने वाला भी। You know, I'll say this: one could never rule out something different happening down the road. But clearly, for the president, this all comes back to his pressure tactics that he is trying to use against Russia to get Russia to agree to a ceasefire. And for यही हम बोलते रहते थे कि इंडिया के ऊपर क्यों लग रहे हैं ये, क्योंकि इंडिया रशिया से लेता है। अगर नहीं ले रहा होता तो ये सब नहीं होता। तो पैसा जा रहा है। पर भाई ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो इंडिया में बैठे हैं, वो दिमाग खराब करके रखा हुआ है अपने हमारे यूथ का, कि उनको ये सिंपल सी बात समझ में भी इतनी मुश्किल होती है। ये है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो बेवकूफ बनाई जा रहे हैं व्यूज के लिए। various reasons, he has, as you've noted, essentially turned India into a punching bag. And the White House spokeswoman today said that very specifically. She said that we're applying a lot of pressure on Russia to try to end the war. And then she said right after that, she mentioned the tariffs. She used the term sanctions that had been put on India. Yeah. यही बात थी ना कि टैरिफ्स की जगह सैंक्शंस उसने वर्ड यूज किया था। वो उनकी मेजर न्यूज है जी हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सैंक्शन बोल दिया। पर उसको हाय तौबा और हाय हल्ला बचाना, भैया हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को देख लो, वो इस टाइप से एनालिसिस करने की जगह वो सबसे कचरा न्यूज उठा के लाते हैं, क्योंकि भैया उसी में मिर्च मसाला लगाना है। अब ये देखो कितना लॉजिकली दोनों एंगल से बता रहा है, सब बता रहा है। एक ही बात है, प्रेशर करना था, प्रेशर करना है, सैंक्शन बोलो, उसे टैरिफ बोलो, whatever it is that had to be done to put pressure on Russia. And Michael, do you think this could eventually push India closer to China and Russia? Yeah, I mean, possibly. I know that sounds very, sort of this traditional geopolitical playbook here, but how does this sort of reshape things, or does it not, in Asia when it comes to, security alliances and what happens to the Quad's strategy coherence? Yeah, I mean, there's been a lot of talk recently about how India is signaling that. अब ये इंडिया जो चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हमारे इंडिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दिखा रहे हैं बिग अचीवमेंट, हमने बाप क्या कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, अब हम सिखा देंगे यूएसए को, वो इस तरह से दिखाते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे इस न्यूज़ को किस तरह से बताया जा रहा है या देखा जा रहा है। It wants to move closer to China, and as you know, the Chinese foreign minister has been in India, and he met not only with his Indian counterpart S. Jaishankar, but he also met with Prime Minister Modi, which is quite striking for a foreign minister from another country to meet the Indian Prime Minister. But India has actually been trying to ease tensions with China for quite some time, going back a number of months, even before President Trump, before Trump came back to power. And I think India recognizes that China is important for India's economic interests. It believes that if it could increase the amount of Chinese investment coming into India, that could be a big boost to some critical industries in India that have suffered, like manufacturing, among others. And after a border clash back in 2020, India decided to subject any new Chinese investments into India to scrutiny. And so I think that, India recognizes that there could be some economic reasons for wanting to ease tensions with China. But certainly what's happened with the U.S.-India relationship recently, I think, has made India even more inclined to try to open things up more with China, to try to hedge against all the uncertainty surrounding the future. कितना न्यूट्रल वे से बताया जा रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है,
वो दोनों न्यूट्रल वे से हैं. इंडिया के जो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ना तो किसी एंगल से बताते हैं, वो सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया, एंटी यूएसए हम है, यूएसए हमारा दुश्मन, यूएसए हमारा दुश्मन. यहाँ पे कहीं पे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट होता है किसी बंदे का, वो बता रहा है कि भैया इंडिया का ये एंगल है, वो अपना देख रहा है, वो इसलिए चाइना के क्लोज हो रहा है, उसको इकोनॉमिकली उससे फ़ायदा होना है, उनको उससे कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कंट्री में, वो उससे उसका कर रहे हैं. एग्जैक्टली वो सार बता रहा है. इससे क्या किसी अमेरिकन को तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही. कोई अमेरिकन सुनेगा वो कहेगा ठीक है इंडिया अपने फ़ायदा देख रहा है. पर हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो यूएसए ने तो दुश्मनी कर दी, हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारे ऊपर वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या. The U.S.-India relationship. And as for Russia, that's a very special relationship between India and Russia. And it's not something that I think we could say that it's going to get stronger now. I mean, India and Russia that's been a very consistent thing in terms of India's foreign relations. Though I would say that soon before the Russian invasion of Ukraine, you were seeing India slowly reducing its share of Russian arms relative to the arms it was importing from the US and other key arms partners like France and Israel. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है. उसने ये बोला कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की वॉर से पहले ही बल्कि इंडिया जो है काफ़ी कम हो गया था रशिया से लेना. इसका एक डेटा पॉइंट जो मैंने भी दिया था कि जब मोदी जी आए थे उस वक्त 76% आता था माल रशिया से, और आज देखें तो 36 हो गया. 76% से मोदी जी ने डाइवर्सिफाई करके सिर्फ 36% कर दिया डिपेंडेंस और रशिया. बताओ तो वो यही कह रहे हैं कि पहले से इंडिया कोशिश कर रहा था कि एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और डाइवर्सिफाई करें. तो समझ आ रही है कि क्या हो रहा था इंडिया के अंदर तब. पर इंडिया में इतना प्रो रशिया सेंटिमेंट ठूस के भर देते हैं. ये किसी ने नहीं आपको बताया 76% से 36 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है फ्यूचर में क्या होगा. Yeah, and one more question regarding India-China cozying things up here. And you point out that it has been happening for a while now. And we're also tracking, of course, the Chinese Foreign Minister Wang Yi's agenda in New Delhi this week and today as well. Do you think, by China addressing some of the key concerns economically for India, like rare earths and fertilizers, do you think that's going to... इसी पे हमारे जियोपॉलिटिकल सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो हैं वो बड़े खुश हो रहे थे ना कि अब तो ये हो गया वो हो गया. हम कहे भैया वो एक्सपोर्ट ज्यादा करने वाले हैं. तुम और यही बोला था ना मैंने जाओगे कि भैया वो तो उनका फायदा हो रहा है, उनको वो तो अपनी चीजें करके तुमको डिपेंडेंट कर रहे हैं ताकि भैया तुम मत करो इस फील्ड्स में डेवलप मत हो. To really make it tougher for Washington to get things in order with Beijing and New Delhi separately? Yes, absolutely. I mean, that would be a big deal if that rare earth issue was worked out. That would be a big boost for India-China relations at a moment when that relationship is already enjoying a lot of momentum. But that said, I don't think we should go too far. I mean, India and China remain strategic competitors. They've got a long disputed border that's been the site of many clashes. There's a lot of distrust baked into the relationship for that reason. And China continues to have a deep alliance with Pakistan, India's arch rival. So I think it'll be difficult to get around those issues, even if we see improvements in the relationship in other areas. इसमें उसने खास बोला चाइना का डीप अलायंस या इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ. ये इम्पोर्टेंट बात है. तो भूल गए. हाँ, सीपैक और अभी ये ऑपरेशन सिंदूर भी जो मेन सारे जो उसने मिसाइल्स दिए थे PL-15 जिसने हमारे रफाल को गिराया था, उसका क्या होगा? रफाल जो भी गिरा था, आई डोंट नो. तो वो ये कह रहे हैं कि और साथ में जितने डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ इंडिया के और जो भी है उसके बाद ये दिस रिलेशनशिप जो है ये ज्यादा नहीं चल सकेगी फ्यूचर में. लेट्स नॉट गो टू फार. And what do you think Wang Yi's main agenda is? Is it really sort of working with that window that's sort of left open between India and the United States? Although you've been pointing out that it's been really in the works for some time now, but for this visit to happen in the month of August in 2025, when all these trade negotiations are happening fervently, what do you say? No, I think the Chinese foreign minister is clearly capitalizing on all the tensions in U.S.-India relations.
यही मैंने बोला था इसी वीडियो में, जो बड़ी वाहवाही कर रहा था, दिखा रहा था ओ इंडिया के और चाइना के रिलेशनशिप बड़े अच्छे हो रहे हैं, इंडिया जो है अब सबक सिखा रहा है, जवाब दे रहा है यूएस इंडिया के टेंशन में वो अपना फायदा उठा रहा है। और मैंने कहा था अरे भाई थोड़ा सोचो, चाइना फायदा उठाने के लिए आया है, वो यूएसए से भी फायदा उठाएगा, अब इंडिया से भी फायदा उठाएगा और अपनी ग्रोथ रेट बढ़ा लेगा। ये उसका सिर्फ टाइम बीइंग तक है, जब तक उसको फायदा हो रहा है, उसको दिख रहा है, वो करेगा, उसके बाद में वो पलटेगा और अपना असली दिखाएगा। यही बात हो रही है। तब आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बता रही हूँ। Wants to seize it. I think it's as simple as that. Though again, we've seen a lot of high-level engagement between India and China over the last few months, going back to before the U.S.-India relationship started going downhill. So there are other motivations here for both New Delhi and Beijing that are separate from the state of U.S.-India relations. Let's say India doesn't budge when it comes to the whole Russian oil imports. Interesting. What happens then? I mean, you have to worry about the economic impacts for India of being slapped with 50% tariffs. I mean, as you know, the U.S. is one of the top destinations for Indian exports, particularly textiles. And if you look at India's export competitors in its own neighborhood, Pakistan, Bangladesh, further afield, Vietnam, their tariffs are much lower than India's. And so that could really help them when it comes to textile exports. So I think India is going to continue to try to find more market access elsewhere. It's been trying to get a trade deal with the EU for quite some time. The EU is another critical export destination for India. I think it's going to look to try to speed up those talks and hope to get a deal. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा, इस क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर सिचुएशन और ख़राब होती है और इंडिया ऑयल लेता रहता है रशिया से, फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि भैया यूएसए ने तो टैरिफ 50% कर दिए, तो और मेजर जो इंडिया भेजता है वो है टेक्सटाइल्स। और आपने इंडियन न्यूज़ में भी ये सुना था, टेक्सटाइल गवर्नमेंट जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को, कॉटन वालों को कुछ टैक्सेस में वो है रिबेट दे रही है, कुछ कर रही है, और फिर दूसरी मार्केट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये भी न्यूज़ हमने सुनी थी, ये सब इंडिया मीडिया में, कि भाई कोशिश हो रही है कि ईयू से जो है डील्स जो है जल्दी हो जाए। वो कह रहे, इंडिया कह रही है कि जल्दी बैठ के बात कर लेते हैं, डील्स कर लेते हैं। और मैंने तब यही बोला था कि जल्दी की डील इसलिए करने की कोशिश हो रही है कि जो नुकसान अब कि ये नुकसान जो यूएसए से हो रहा है वो माल हम यहाँ पर भेज दें। पर मैंने उस टाइम क्या बोला था, मैंने ये भी बोला था कि अगर ये इंडिया जो है रशिया से तेल लेता रहेगा तो क्या ईयू ये सब टेक्सटाइल जो है या दूसरी जो डील है वो करेगा क्या? ईयू को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यूक्रेन और रशिया के वॉर से देन यूएसए। तो क्या ये बात बन पाएगी फिर? क्योंकि इंडिया की अब कोशिश ये हो रही है कि हम जो हमारे जो टेक्सटाइल जो हैं वो जो मेजर हम बेचते थे यूएसए को, वो अब हम ईयू को, यूरोपियन कंट्रीज को बेच दे, क्योंकि वहां पे भी हमारी मार्केट हो सकती है। पर वो मार्केट नहीं हो पाएगी फिर। ये बात किसी ने बात की आप जियोपॉलिटिकल इंडियन एक्सपर्ट्स ने? क्योंकि भैया इतनी नॉलेज हो तो बात करें ना। Before the end of the year to reduce some of the potential damage from the U.S. tariffs. So, Michael, we'll see what happens at the end of the month when Wang Yi arrives in India, right? Whether or not China is going to take advantage of this opportunity of this, I guess, looks like widening rift between India and the U.S. But we understand that the official agenda is going to be, look, guys, we got to talk about this old border skirmish high up in the Himalayas where the air is thin and where your side and my side, we ended up using rifle butts and clubs to try and kill each other. How emotive an issue is that? And do you think both sides are going to be able to get over something like that, right, the border clashes, in order to talk about cooperation? Right. Yeah, I mean, that remains an emotive issue for sure, but not as much as it had been soon after it happened. It's now been more than 5 years since that horrific clash. And, it is notable that you've had senior military officials on both sides meeting to hold dialogues very frequently since 2020, since the clash happened. So I think the more the time has passed, the easier it's been to discuss it. The fact that the two countries got a border deal last October, which restored patrols along the part of the border that was the subject of the clash, that's really helped as well. And it is also notable
that Prime Minister Modi, in a podcast interview back in March, again, this is before U.S.-India tensions got worse, he essentially said that the border has been normalized, which is a pretty strong term to use. Now, the border, it's a very long border. It remains mostly disputed. But that language coming from the Prime Minister suggests more optimism on the part of the Indian government that the two sides can start to work things through. So, yes, those types of discussions will always be sensitive, but I think given how things have improved on other fronts in India-China relations recently, it'll be a bit more easier to carry out those difficult negotiations and, for their sake, hopefully make some progress there. कितना न्यूट्रल होके बताया बंदे ने, कितना न्यूट्रल होके इंडिया के पर्सपेक्टिव और वो सब बताया, कितना अच्छा। ये होते हैं अगर जियोपॉलिटिक्स की कोई बंदा आना चाहे ना बंदा, तो वो इस तरह से बात करता है, चूड़ियां कस दी, ट्रम्प तो बॉस बन गया, कैसे बैठा हुआ है, वो चाहता है मोदी भी ऐसी बैठे, इस टाइप की बातें करके जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं होते। ये तो ऐसा लगता है कि औरतें बैठ के जो है चुगलियां कर रही हैं। Border clashes up in the Himalayas, right? There's this whole question, very fundamental strategic question of trust between the two sides when you've got China arming Pakistan, India's arch enemy. Exactly. Yeah, this is exactly it. The fact that China has this deep alliance with Pakistan imposes significant constraints on China-India relations. And indeed, in the recent Pakistan-India conflict in May, it was the first time that Pakistan inducted Chinese weaponry used against India in combat operations and did a significant amount of damage as well. There's strong indications that several Indian jets were shot down by Pakistani jets. So, yes, I mean, that certainly remains a problem. The India-Pakistan relationship now is more tense than it's been in decades, and that's going to figure into the calculus here for India as well. I mean, there's only so far it can go with China, so long as it knows that Beijing continues to be very close to India's arch rival. Yeah. And both for China and कितना इंटरेस्टिंग था, कितना साफ बताया कि चाइना, और ये हमने भी बोला था जब किसी की वीडियो देखी थी और वो बड़ा वाहवाही कर रहा था चाइना के साथ। क्या बोला उसने? ये बोला कि इंडिया जो चाइना से बहुत आगे, मतलब बहुत पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंडिया को पता है कि चाइनीज वेपन से ही इंडिया के जेट्स को गिराया गया था पाकिस्तान के अभी ऑपरेशन सिंदूर में। चाइना ने जो मटेरियल दिया था उसी से पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स गिरे हैं। शायद मैंने पता नहीं क्या बोला था इससे पहले, कुछ बोला कि चाइना ने जो माल दिया है उसको पाकिस्तान ने यूज किया था टू ब्रिंग डाउन इंडिया के जेट्स। और तो साथ कैसे में चाइना से दोस्ती कर सकते हो, और ये इंडिया को पता है। और ये क्लोजनेस जो चाइना की पाकिस्तान के साथ है ये अभी और बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी, ये उन्होंने बोला है। तो इस क्लोजनेस को देख के रिलेशनशिप चाइना के साथ कैसे बेटर हो सकते हो, उसका स्कोप ज्यादा है ही नहीं। India, Michael, right? I mean, the whole idea, the bigger picture is that these Western sanctions on Russian oil is not really working. Isn't that really the point that we need to take away from this whole thing? Yeah, that's correct. And from India's perspective, the entire U.S. argument is double standards and hypocritical in the sense that many European countries are still importing from Russia, including energy. And according to the Indian government, the U.S. itself is still importing some goods from Russia. And, at the end of the day, the U.S. is essentially making this argument that Indian imports of Russian oil are funding the Russian war machine, even though India has been a relentless critic of the war. It's been calling for an end to the war from the time it started. Modi is one of the few world leaders to actually publicly tell Putin, while Putin was sitting next to him, that the war needs to end. So that's another thing that's really got a lot of folks upset in New Delhi and across the wider Indian public. दोनों साइड, यूएसए की साइड से कैसे क्यों हो रहा है, इंडिया की साइड से कैसे क्यों हो रहा है। एंडिंग में जो बोला वो भी उन्होंने बताया कि भैया इंडियंस का क्या सोचना है इस बारे में। इंडिया की साइड से जैसे आप लोग बोलते हो, ये जो वीडियोस बना रहे हैं पागल, वो ये दिखाते हैं कि भाई इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, फलाना ठमकाना, यूरोप भी तो इतनी गैस लेता है। यही सब आप भी कमेंट्स में लिखते हो
और यही सब वो वीडियोस जो अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स करते हैं, बस वही इसी का राग अलापते रहते हैं हर टाइम। तो भैया उन्होंने यही बात की कि भैया इंडिया का ये सोचना है, या इंडियंस जो हैं वो यही सोचते हैं कि भैया जब यूएसए भी कुछ सामान लेता है, हाँ छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत लेता है, और ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं गैस गूस लेती हैं और चाइना लेता है, तो हमें क्यों बोल रहे हो, ये उनका सेंटिमेंट है। और सच बोल रहा है, वो सेंटिमेंट है, हमको पता चल रहा है, हम भी तो बैठे हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, वीडियोस देख रहे हैं सारे। तो उसने कोई मतलब अपनी बात को गोल मोल करने की या एंटी इंडिया दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की उसने। और उसके बाद उसने कहा कि भाई जबकि अगर आप ग्राफ देखो तो जो चाइना लेता है वर्सेस जो इंडिया लेता है, वो इंडिया ज़्यादा लेता है चाइना से भी अब तेल। और उन्हें कहा कि, और उसके बाद पॉजिटिव भी बताया कि भाई जबकि इंडिया में मोदी थे जो सबसे पहले जो पुतिन के साथ बैठ के, जब याद है आपको शुरू में जब कोई टॉक हुई थी, मिले थे, तो उन्होंने मोदी जी ने खूब बोला था कि भैया वॉर जो है ये सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं होनी चाहिए पुतिन के सामने। तो वो भी बताया कि ये उन्होंने बोला है, और वो बात देख के जो है इंडियंस को जो है वो अपसेट हैं। तो कहाँ कुछ गलत बोला, उन्होंने दोनों साइड बताई। दिस इज़ हाउ अ वीडियो नीड्स टू बी। पर इंडिया के जो आए हैं अपने आप को बोल देते हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, पर उनको चाहिए सिर्फ व्यूज़, कैसे भड़कू बनाने के। उनको देख वो बनते हैं मसाला पीपल, वो हैं एक्चुअल में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, वो मसाला लोग हैं। वो देखते हैं कितना मैं मिर्ची डालूं, कितना मैं नमक डालूं, कितना मैं चाट मसाला डालूं, कितना मैं दूसरी चीज़ें डालूं, जिससे बड़ा अच्छा एंड प्रोडक्ट हो जो आए, और बड़े सारे जो हैं खरीदार आके, मतलब व्यूअर्स आए और उसको देख के बोलें, मज़े कर सकें। वो कोई ज्ञान देने थोड़ी कोई आए हैं, कोई समझाने अपनी कंट्री के यूथ्स को लॉजिक और दोनों एंगल्स या कुछ समझाने थोड़ी बैठे। ये देखो उनका गोल है एंटरटेनमेंट करना, पैसा कमाना। दे डोंट केयर अबाउट इट, दे डोंट केयर, दे आर जस्ट मेसिंग अप विद इंडियन माइंड एंड केयर। अगर मैस होता है तो हो जाए। और उनको सुन के जो है देश का बेड़ा गर्क होना पक्का है कि भाई अब देश को बेड़ा गर्क कर दो, पागल बना दो उनको, कि वो जो बच्चे उनको देखते हैं उनके अंदर इतना वो भर दिया है कि वो लॉजिकली अब सोचने के काबिल ही नहीं रहे कि भाई ये कंट्री ऐसा क्यों कर रही है, वो कंट्री क्या कर रही है, उसका रीज़न क्या है, वो ये क्यों ये कर रही है। कल को अगर हमने ये डिसीजन लिया तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश को नुकसान क्या होगा, वो ये सोच ही नहीं सकते। बस एंटी रशिया हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, बस वही एक क्या बोलते हैं गुट्टी जैसे बच्चों को पढ़ाते पिलाते वो पिला दी है, पर लॉजिक कुछ है नहीं है। तो दोनों एंगल्स बताओ। इफ़ यू आर अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट देन टॉक सेंसिबली, और दोनों एंगल से प्रोस कॉन सब कुछ बताओ। फालतू के टाइटल्स मत दो कि ट्रंप बॉस बन गया, ये हो गया। इससे पहले हमने मैक्रोन जो है उसकी इंटरव्यू देखिए, वो भी देखो, उसको कैसे एनालिसिस करके समझना चाहिए, वो भी हमने दिखाया। क्या हमारे इंडिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस टाइप से एनालिसिस करते हैं? 2 वीडियोस आज दिखा दी कि कैसे एनालिसिस किया जाता है जियोपॉलिटिक्स में होने वाली चीज़ों का। तो चलो यार, होप करते हैं आप लोगों में से कुछ को तो समझ में आई होगी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और कैसे है। और हम लोग जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हैं, हम सिर्फ एजुकेटेड पीपल हैं हु थिंक लॉजिकली by looking at different talks and judging people by how they are, वो न्यूज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे हम जज भी कर लेते हैं। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।